नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम और मेरे साथ मौजूद है बेहद खास शख्सियत उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जी। धामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इन दिनों देश में एक बहुत ज्वलनशील बहस छिड़ गई है जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किया है। एक अलग तरीके की बहस इसको लेकर है, लेकिन आपका राज्य उत्तराखंड पहला राज्य बनने जा रहा है जो कि यूसीसी लागू करेगा और उसके ड्राफ्ट पर लंबे समय से आपकी सरकार काम कर रही है। तो क्या इस वक्त जो बहस है और खास तौर पर जो आरोप लग रहा है कि आपकी सरकार पर कि ये सब कुछ महज ध्रुवीकरण के लिए किया जा रहा है? देखिए, एक तो मैं आपको बता दूं कि ये कोई मुद्दा हम एकदम से अचानक से लाए हुआ नहीं है। ये यूसीसी की जो बात है, हमने विधानसभा का 2022 का जो आम चुनाव था, उस चुनाव में ये हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने रखा था कि हम नई सरकार के गठन होते ही जो है उत्तराखंड के अंदर यूसीसी बनाने के लिए एक कमेटी का गठन करेंगे। और हमने, चूंकि उत्तराखंड की जनता ने हमको अपना मैंडेट दिया, आशीर्वाद दिया, और हमने तभी ये काम कर दिया था। और उसके बाद भारत की धारा, संविधान की धारा 44, उसमें इसका ठीक प्रकार से प्रावधान है कि राज्यों को जो है यूसीसी लागू करना चाहिए और समय समय पर सबको एक समान कानून जो है देश में लागू होना चाहिए। तो ये जो अड़चने, ये चुनौतियां, ये विपक्ष का वार, ये लगता है कि एक बहुत बड़ा कानून यूसीसी को लेकर जो बनना चाहिए जिससे पूरे देश को लाभ होने वाला है, उसमें कई सारी जो इस वक्त व्यवधान आ रहे हैं वो दरअसल राजनीति से ओतप्रोत है, उससे प्रभावित है। क्योंकि आप तो दरअसल ये कह रही है पार्टी कि ये तो संवैधानिक है और इस पर हम सरकार के साथ है। देखिए, जब भारत का संविधान बन रहा था उस समय इतने बड़े बड़े विद्वान लोग थे जिन्होंने भारत का संविधान बनाया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी उस समिति के अध्यक्ष थे। उसी समय का ये प्रावधान किया हुआ है। और इसमें क्या दिक्कत होनी चाहिए कि एक देश है, एक कानून है, सबके लिए एक समान होना चाहिए। इसमें कहीं मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत केवल उन लोगों को हो रही है जो लोग लगातार वोटों के लिए राजनीति करते रहे हैं, एक दूसरे को बांटते रहे हैं। हम तो ये कानून सबकी भलाई के लिए ला रहे हैं। अब केंद्र की तरफ से इसमें रायशुमारी की जा रही है, पब्लिक डोमेन में आ चुका है। ये कहा जा रहा है कि धार्मिक संगठनों, संस्थानों सबसे राय लेंगे, उसके बाद इसमें कुछ प्रोविजंस किए जाएंगे। तो जब तक ये कानून बनेगा तब तक आपकी सरकार का क्या प्लान रहेगा? किस तरीके से आप इसको अमल में लाएंगे, लागू करेंगे, क्या प्लान है? एक साल पहले, एक साल से अधिक समय हो गया है, हमने जो हमारी सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय जो कमेटी है, उसने पिछले एक साल से अधिक समय से काम किया है। और 2 लाख से भी ज्यादा लोगों से उन्होंने उनके विचार लिए हैं, मत लिए हैं। बहुत सारे धार्मिक संगठनों से बात की है, अलग अलग जगह पर जाकर सामाजिक संगठनों से बात की है, आम जन सामान्य से बात की है, और स्टेक होल्डर जो भी इससे संबंधित है उन सभी पक्षों से भी बात की है। और अब लॉ कमीशन भी उसमें लोगों से बात कर रहा है और सबकी राय आएगी। और कमेटी में एक से एक विद्वान लोग हैं, एक से एक विद्वान लोगों के मत आ रहे हैं। तो इसमें किसी को बहुत ज्यादा शंका नहीं होनी चाहिए। विशेष कोई क्यों दिक्कत हो रही है धामी जी? देखिए, मैं कहूँ कि कुछ लोग धर्म की आड़ में, जो लोग आज तक राजनीति का खेल करते रहे हैं, आज लोग वोटों का सौदा करते रहे हैं, उनको परेशानी हो रही है। हमारा राज्य तो बहुत शांत है और सब लोग एक दूसरे के साथ बहुत मिलकर रहते हैं। मुखर होकर क्यों बोलते रहते हैं यूसीसी के? ओवैसी जी की पॉलिटिक्स ही ये रही है तो उनको परेशानी होना स्वाभाविक है। लेकिन अधिकांश लोग उसमें जो है, हर समुदाय के लोग, हर धर्म के लोग जो है उस पर अपना विश्वास व्यक्त कर रहे हैं। उन्होंने यूसीसी कमेटी के सामने भी अपने पक्ष रखे हैं। आपकी सरकार पिछले कुछ दिनों में बहुत चर्चा में थी और मुद्दा था अवैध मजार के निर्माण का। आपने उस पर सख्त कानून लाए, कार्रवाई की, बुलडोजर चला, लेकिन आरोप एक बार फिर यही लगा कि अवैध मंदिरों और खासतौर पर हिंदू कुछ स्ट्रक्चर्स थे उस पर आपका बुलडोजर नहीं चला। नहीं, देखिए, जो भी सच है, ये किसी धर्म में बांटने वाली जैसी कोई बात नहीं है। ये जहाँ पर भी जो भी हमने कहा कि अतिक्रमण है, अवैध कब्जे हैं, उन सभी अवैध कब्जों को हटाने के लिए हमने पहले ही जो है सभी लोगों को कहा, जिन जिन लोगों ने भी अवैध कब्जे किए हुए थे, अतिक्रमण किया हुआ था, कि वो स्वतः ही उसको हटा लें, अन्यथा प्रशासन उसको हटाएगा। और 2700 एकड़ जमीन केवल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अभी तक खाली हो चुकी है। इनको चिन्हित कैसे किया गया? इसका क्या आपका मापदंड था जिसके हिसाब से वो अवैध साबित हुए? उसके बाद कार्रवाई की गई, बुलडोजर चला,
सख्त दिशा निर्देश कहा गया। धामी जी ने कहा है कि कोई भी अवैध मजार छूटनी नहीं चाहिए। देखिए, जितनी भी सरकारी जमीनें थी उन जमीनों पर उनकी पैमाइश की गई, उनको देखा गया और स्थलीय उनका निरीक्षण किया गया। बस मौके पर जाकर भौतिक सत्यापन किया गया और जहां पर भी सरकारी जमीन में इस प्रकार के अवैध निर्माण हुए थे उन सभी को नोटिस भेजे गए और बहुत सारे लोगों ने तो स्वतः ही उसको हटा लिया। जिन्होंने नहीं हटाया तो जो प्रशासन ने विधिक रूप से उनको नोटिस देने के बाद उस पर कार्रवाई की है। फिर विरोध भी बहुत हुआ होगा, आपकी आलोचना नहीं, भी विरोध हुई होगी। ठीक है, अब एक समुदाय आपके खिलाफ चला जाएगा तो उसका तो वोटों पर भी असर पड़ेगा ना। हमने किसी समुदाय को ध्यान में रखकर ये काम नहीं किया है। हमने तो केवल अतिक्रमण की बात करी है। अतिक्रमण जहाँ भी है उसको हटा ले, इन जनरल अतिक्रमण। एक और मुद्दा है धर्मांतरण का और खास तौर पर लव जिहाद का, जिसको लेकर आपके राज्य में एक गोष्ठी होनी थी, एक सभा होनी थी, जिसे टाल दिया गया किसी कारणवश। लेकिन इसको लेकर क्या निर्देश दिए हैं पुष्कर सिंह धामी ने? किस तरीके से धर्मांतरण को रोका जाए, कैसे यहाँ पर लव जिहाद के मामलों को कम किया जाए और कैसे कुछ लोग सिर्फ इसी को लेकर एक एजेंडा चला रहे हैं? देखिए, उत्तराखंड बहुत ही शांत प्रदेश है। यहाँ पर कानून व्यवस्था खराब हो, यहाँ पर आपस में वैमनस्य हो, इस प्रकार की कोई बात नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि पिछले दिनों हमारी भोली भाली बेटियों को, बहनों को इस प्रकार से नाम बदलकर, छदम नाम रखकर, गलत नाम रख के अपना असली नाम छिपाकर कुछ इस प्रकार की घटनाएं सामने आई, जिसके कारण से स्वतः स्फूर्त ये घटनाएं हुई और हमने कहा कि हम कानून व्यवस्था को किसी को भी अपने हाथ में लेने की इजाजत नहीं देंगे। इसलिए सभी से कहा कि भाई जो कानून सम्मत है, विधि सम्मत है, वो आप करिए और कानून आपका साथ देगा। अगर कोई गड़बड़ करेगा या कोई इस प्रकार की धोखाधड़ी करेगा, हम अपनी बहन बेटियों को किसी भी कीमत पर जो है ऐसे धोखे में नहीं जाने देंगे और जो उनके साथ धोखा करेगा उनके साथ भी कठोर कार्रवाई करेंगे। शिकायतें आती रहती हैं। हाँ, निश्चित रूप से बीच में बहुत सारी शिकायतें आई हैं और इसीलिए हम यहाँ धर्मांतरण का कानून भी लेकर आए। धर्मांतरण का कानून लाने का उद्देश्य भी यही था जो आपने मुझे अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि धर्मांतरण चूंकि यहाँ पर लगातार इस प्रकार से हो रहा था, भोली भाली हमारी बेटियों को, बहनों को लगातार बहलाकर, फुसलाकर या उनको गलत तरीके से किसी न किसी तरीके से स्टोरी में दिखाया था कुछ वैसे ही या? देखिए, वो उस तरीके से भी है, लेकिन यहाँ पर तो मतलब एकदम से प्रत्यक्ष रूप से बहुत सारी चीजें आई हैं और उसके कारण से जो चीजें आई हैं या जो स्थिति पैदा हुई है उस स्थिति के रिएक्शन में ये सब हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर पुरोला की भी बात करें तो पुरोला में भी कहीं पर किसी के साथ कोई उत्तराखंड में जहां ये मामले ज्यादा हैं? नहीं, अभी पुरोला में आया था, रुद्रप्रयाग में आया था, अभी उधम सिंह नगर में, हरिद्वार में, देहरादून में और विभिन्न स्थानों पर चूंकि लोग लगातार अब इसके खिलाफ मुखर हुए हैं और लोग सामने आ रहे हैं। पहले लड़कियां डरती थी इस तरह के मामले कहीं न कहीं पहले कहीं न कहीं लोगों को लगता था कि भाई शासन प्रशासन हमको सहयोग करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन हमने कहा है कि नहीं, हमारी सरकार किसी भी कीमत पर उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है उसको खराब नहीं होने देंगे। बहन बेटियों को किसी तरीके से उनको सुरक्षित रखना, बिल्कुल रखना। देवभूमि उत्तराखंड अपने पर्यटन के लिए जानी जाती है। 4 धाम की यात्रा, उसको सुगम बनाने के लिए, उसका सरलीकरण करने के लिए आपकी सरकार ने बहुत सारी परियोजनाओं पर करोड़ों रुपए खर्च किए हैं और इस बार रिकॉर्ड तोड़ सैलानी भी आए हैं। लेकिन कुछ ऐसे गैप्स आपको लगते हैं कि उन पर अभी भी काम करना बाकी है? कुछ ऐसी चीजें हैं जो अभी भी उन योजनाओं में जोड़ी जानी है ताकि और ज्यादा सुगम हो सके और देश भर से नहीं, दुनिया भर से लोग यहाँ आ सके? एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो 4 धाम की यात्रा है, 4 धाम की यात्रा बहुत कठिन यात्रा भी है। जहाँ इस बार हमारी 25 अप्रैल से केदारनाथ जी की यात्रा शुरू हुई और अप्रैल के माह में और मई के माह में पूरे समय बर्फबारी होती रही है। उस बर्फबारी के बावजूद भी यात्रियों का जो सैलाब है, बर्फबारी होती रही तो पानी बरसता रहा, लेकिन उसके बाद भी लोग, हजारों लोग फंस जाते हैं, फिर रुके नहीं। हम लोगों से लगातार अपील करते रहे और यात्रा को सुरक्षित करना ये हमारा पहला लक्ष्य भी है और ध्येय भी है कि कोई भी तीर्थ यात्री, कोई भी श्रद्धालु अगर उत्तराखंड 4 धाम यात्रा के लिए या देव दर्शन के लिए आ रहे हैं तो उनकी यात्रा सुरक्षित होनी चाहिए, उनकी यात्रा आसान होनी चाहिए, किसी प्रकार की कठिनाई, किसी प्रकार की उनके सामने दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर बीच बीच में हम अपील करते रहे हैं। लेकिन इस दौरान 4 धाम ऑल वेदर रोडें बनने से
यात्रियों की जो सुविधा है, ये यात्रा की आसान हुई है, उनकी यात्रा आसान हुई है, हवाई सेवाएं भी चल रही हैं। आने वाले समय में जो एक बड़ी परेशानी होती थी कनेक्टिविटी आपने बेहतर करी। चार धाम यात्रा के लिए एक और बात है कि जो केदारनाथ जाने वाला रोपवे, उसका माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसका शिलान्यास कर दिया है। और आने वाले समय में जब ये रोपवे बन जाएगा, केदारनाथ का भी और हेमकुंड साहब का भी, जो यात्रा कई घंटों में, कई दिनों में होती थी, वो कुछ ही घंटों में संपन्न हो पाएगी। यात्रा का एक बड़ा काम लोगों को आसान करने का यह भी हो जाएगा। ये भी हो गया है। और इसके अलावा हमने कुछ दिन पहले धामी जी की तस्वीरें देखी। खुद आपदा प्रबंधन केंद्र में आप बैठे हुए थे। यहाँ पर जब मौसम बहुत खराब था, आप उसका पूरा विश्लेषण करके जान रहे थे, समझ रहे थे कि कब मौसम खुलेगा, कब सब कुछ ठीक होगा। अक्सर आप धामी जी ऐसे ही करते हैं? हाँ, देखिए, क्योंकि फ्लैश फ्लड और ये पहाड़ दरकने की समस्या ये उत्तराखंड में काफी ज्यादा है, इसके चलते काफी ज्यादा मृत्यु भी होती है। देखिए, यहाँ हर साल कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में हमको आपदाओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए चूंकि मैं मुख्य सेवक हूँ और कहीं भी कोई इस प्रकार की बात आती है, आपदा की स्थिति पैदा होती है, बारिश की बात आती है, बर्फबारी हो जाती है, या कभी अचानक मानसून के कारण से भी जो है यहाँ पर बहुत सारा, हमारे यहाँ पर अक्सर हम लोगों को इन आपदाओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमेशा आगे रहना है और आगे रहकर जो है सभी लोगों के साथ समन्वय स्थापित करना, जिले के आपदा में लगे हुए लोगों से बात करना। चेन बनाई है कि कैसे अगर कहीं पर भूस्खलन होता है, कहीं पर पहाड़ दरकते हैं, कहीं पर लैंडस्लाइड, कहीं पर फ्लैश फ्लड, इन सब से निपटने के लिए किस तरह की व्यवस्था धामी सरकार? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो क्या है कि हम लोगों के लिए जब ये लैंडस्लाइड होता है या सड़क में कहीं पर एकदम से अचानक से सड़क बह जाती है, तो उसको दोबारा से कनेक्टिविटी को बनाना ये बड़ी चुनौती होता है। और उसके लिए हमारे यहाँ पर सभी पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने जेसीबीयां लगा रखी हैं। यहाँ पर एनडीआरएफ की टीमें भी भारत सरकार की डिप्लॉयड हैं। इसके साथ एसडीआरएफ की, उत्तराखंड की जो हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट है, वो सब भी काम करता है। साथ में आईटीबीपी के लोग हैं, अन्य लोग हैं, सभी का तालमेल करके जिला प्रशासन है, सब मिलके तत्काल सभी चीज़ों के लिए जहाँ पर भी जैसी स्थिति पैदा होती है, एक साथ सब लोग काम करते हैं। और जैसे जैसे डिजास्टर आते हैं वैसे वैसे उस पर जो है काम भी होता है। हाल ही में G20 हुआ, G20 को आपने होस्ट किया, 3 यहाँ पर प्रमुख मीटिंग्स हुई, तो एक विश्व पटल पर उत्तराखंड को पहुंचाने की ये तैयारी है। और कैसे ऐसे आप देखते हैं कि आने वाले वक्त में ये उत्तराखंड के लिए और बेहतर साबित होगा, इस तरह की गोष्ठियां और वर्ल्ड मैप पर उत्तराखंड का नाम आना? देखिए, G20 जैसी बैठकें भारत में पहले भी हुई होंगी, इस प्रकार की राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो बैठकें होती हैं, लेकिन ये पहला अवसर है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने G20 की इन बैठकों में देश के हर वर्ग को जोड़ने का काम किया है, आम जन को उन्होंने जोड़ने का काम किया है। और हमारे राज्य को भी 3 इसकी G20 के 3 सम्मेलन हमको मिले थे। रामनगर में पहला, दूसरा हमारा नरेंद्र नगर ऋषिकेश में, और तीसरा भी नरेंद्र नगर और ऋषिकेश में हमको मिले हैं। तीनों ही शानदार तरीके से आयोजित हुए हैं और सभी विदेश के जो प्रतिनिधिगण आए थे उन्होंने पूरे उत्तराखंड को देखा है, यहाँ की संस्कृति से, यहाँ का जो भी परिवेश है उससे वो परिचित हुए हैं और एक अच्छा अनुभव लेकर गए हैं। नकल विरोधी कानून, अब देश भर में नकल करने की तस्वीरें परीक्षा केंद्रों से आती हैं। उत्तराखंड में इस पर एकदम फुल स्टॉप लग गया है क्योंकि आपने इतने सख्त दिशा निर्देश और कानून लाए। देखिए, नकल की भी जो बात है वो लगातार कई सालों से चल रही थी। 1 दशक से भी ज्यादा समय से लगातार नकल की बात आती थी, लेकिन उस पर काम नहीं होता था। इस बार भी ये आया और हमने इसमें 80 से ज्यादा लोगों को पहले तो जेल भेज दिया। हमने कहा कि कोई भी नकल में, छोटा है बड़ा है, अगर कोई इसमें संलिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हुई। कोई ये देखकर कार्रवाई नहीं कि छोटा कौन है बड़ा कौन है। उसके बाद भी चूंकि नकल रुकने का नाम नहीं ले रही थी, इसलिए इसके लिए हम नकल का सख्त अध्यादेश लेकर आए, जिसमें हमने उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया है, उसकी सारी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान किया है। और जो नकल करते हुए अगर कोई पेपर में जो बैठने वाले लोग हैं, अगर वो संलिप्त पाए जाएंगे तो पहली बार में उनको भी 3 साल तक का डी बार हो जाएगा कि वो किसी परीक्षा में भाग नहीं ले पाएंगे। तो पूरी तरीके से आप इसमें कामयाब हो पाए हैं नकल माफियाओं और इन सबको रोकने एक बड़ा हमारे जो बेटे बेटियां हैं, बहन भाई हैं, जो परीक्षाओं में शामिल होना चाहते हैं, सामान्य परिवार के बेटे बेटियां हैं, जिनके पास पूंजी के नाम पर कहिए तो केवल पूंजी उनकी जो है एक केवल शिक्षा होती है,
जिनके माँ बाप यहाँ पर देखे, हमारे यहाँ इतनी कठिन भौगोलिक परिस्थिति है, कोई दूध बेचता है, कोई घी बेचता है, दूर दराज के इलाकों से आते बहुत हैं दूर पढ़ने। दराज से सब्जी बेचते हैं, कोई छोटी खेती करते हैं, फल बेचते हैं, उसके बाद अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं, उनको शिक्षा दिलवाते हैं, पढ़ाई के लिए भेजते हैं। आप ये मानिए कि अगर उनकी इतनी मेहनत और इतनी मेहनत से करे हुए बच्चों की शिक्षा भी अगर उस पर भी लूटपाट हो जाती है, उस पर भी धोखा हो जाता है, तो उनके पास कुछ नहीं बचता। इसलिए हम ये कानून लेकर आए, जिसके कारण से उनके माता पिता में, उन सभी लोगों पर जो परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं, उनके अंदर एक विश्वास लौटा है। और 5 लाख से भी अधिक बहन भाइयों ने अभी तक परीक्षाओं में भाग लिया है, जब से नकल का अध्यादेश लाए, और कोई शिकायत भी कहीं से नहीं आई है। एक आरोप जो आप पर लग रहा है वो ये है कि सरकारी नौकरी में 10% आरक्षण, महिलाओं के लिए 30% आरक्षण, ये सब कुछ आपकी वोट बैंक की राजनीति है। दरअसल आपका मकसद सिर्फ ये है कि 2024 में ज्यादा से ज्यादा सीटें उत्तराखंड से आएं, और इसी के चलते आप इस तरह के ऐलान करते जा रहे हैं। नहीं, ये तो हमने देखिए 2022 का जैसे ही चुनाव हुआ, उसके बाद जो उत्तराखंड राज्य के हित में होना चाहिए, यहाँ की जो मातृशक्ति है, उनका बहुत बड़ा योगदान है राज्य को बनाने में, राज्य की आर्थिकी को चलाने में भी उनका बड़ा योगदान है, और हमेशा से कठिन परिस्थितियों में और कठिन स्थितियों में काम करती हैं। इसलिए हमने ये तय किया कि जो हमारे यहाँ की सरकारी सेवाएं हैं, उन सरकारी सेवाओं में 30% का क्षैतिज आरक्षण, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन उनके लिए होना चाहिए। इसलिए हमने इसका प्रावधान कर दिया, और ये कोई हमारी किसी और चीज को लेकर कोई मंशा नहीं है, ये हमारी मातृशक्ति के उत्थान के लिए है। और कहते हैं यत्रि नारीस्तु पूजन्तु तत्र रमन्ते देवता, यानी कि जहाँ नारियों का वास होता है, नारियों का सम्मान होता है, वहाँ देवताओं का वास होता है। तो देवभूमि है, इसलिए हमने इसको किया है। और दूसरा 10% का जो क्षैतिज आरक्षण है, वो यहाँ के आंदोलन में जिन लोगों ने भाग लिया, बेहतरी के लिए आपने यहाँ की रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, सबको बेहतर बनाने के लिए काम करना शुरू कर दिया। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, अब आने वाले समय में, अभी तो आप बजट एलोकेशन होता है ना धामी जी, वो सबसे ज्यादा किस एरिया में है आपकी सरकार का? नहीं, हमने देखिए इस बार का जो सामान्य बजट हम लेकर आए हैं, उसमें हमने विशेष रूप से महिलाओं के ऊपर और हमारे युवाओं के ऊपर और किसानों के ऊपर, इन सब पर हमने फोकस किया है कि हम स्वरोजगार से रोजगार की ओर बढ़ें, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ें। उसमें जो हमारे प्राइमरी सेक्टर हैं, उन सेक्टरों को मजबूत करें। एमएसएमई उसमें से एमएसएमई भी है, और हमारा एग्रीकल्चर का भी सेक्टर है, स्टार्टअप है, होम स्टे का क्षेत्र है, पर्यटन की नई हम पॉलिसी यहाँ पर लेकर आए हैं। ऐसे इसी प्रकार से हॉर्टिकल्चर में हमने 18,000 प्रदेश के अंदर 1 साल के अंदर पॉली हाउस बनाने का भी काम शुरू किया है। पॉली हाउस बनाने का निर्णय ले लिया है। इसके लिए धनराशि भी आवंटित हो गई है, और 18,000 पॉली हाउस बनेंगे। तो इसमें 18,000 पॉली हाउस बनने के बाद कम से कम 1 लाख लोग रोजगार से जुड़ेंगे। प्रधानमंत्री ने हाल ही में कहा था कि ये दशक उत्तराखंड का दशक है। ऐसे में वो भार महसूस करते हैं अब जिम्मेदारी का, क्योंकि आप 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पहले कार्यकाल में और दूसरे कार्यकाल में क्या अंतर था? क्या चुनौतियां इस बार ज्यादा हैं आपके लिए? नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमसे अपेक्षा की है, और उनके ये शब्द कहाँ निकले हैं, ये शब्द उनके निकले हैं बाबा केदार की धरती पर, बाबा शिव की धरती पर, भोलेनाथ के स्थान पर। उनके मुंह से ये शब्द अनायास ही नहीं निकले, ये शिव रूपी शब्द थे कि आने वाला 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। उनके शब्द निकले, और वो साक्षात रूप से धरातल पर भी उतर रहे हैं। पिछले साल यात्रा हुई, हमारी ऐतिहासिक यात्रा हो गई, यानी कि सारे रिकॉर्ड पिछले टूट गए, और इस बार यात्रा चल रही है, और यात्रा में अभी तक आधी यात्रा भी अभी नहीं हुई है, और 33 लाख लोगों ने लगभग अभी तक जो है 4 धामों के दर्शन कर लिए हैं। अभी कांवड़ यात्रा होने वाली है, उसकी भी हम तेजी से तैयारी कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा का अच्छा जिक्र किया आपने। योगी सरकार ने बड़े सख्त दिशा निर्देश दिए अपने राज्य के लिए कांवड़ यात्रा के लिए, ताकि धार्मिक सौहार्द बना रहे। और उसी तर्ज पर क्या उत्तराखंड में भी कुछ दिशा निर्देश हैं कांवड़ यात्रा के लिए? देखिए, कांवड़ यात्रा का जो पूरा एक पड़ाव है पूरे देश भर का, 4 करोड़ कांवड़ियों का, वो उत्तराखंड हो जाता है। उत्तराखंड सब लोग आते हैं, यूपी से भी लोग आते हैं, हरियाणा से भी आते हैं, दिल्ली से भी आते हैं, राजस्थान से भी आते हैं, मध्य प्रदेश से भी आते हैं, अनेकों राज्यों से लोग आते हैं, और वो आकर उत्तराखंड आ जाते हैं। हम सबका स्वागत करेंगे। शिव भक्त हैं, कांवड़िए हैं। धामी जी, इन दिनों रिलीजियस इंटॉलरेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई है।
जगह जगह सिर्फ मंदिर मस्जिद का मुद्दा, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा, यहाँ धार्मिक सौहार्द नहीं बना हुआ है क्योंकि दो पक्ष आपस में भिड़ गए, किसी का त्योहार है दूसरे ने जुलूस निकाल दिया, ये सब चीजें अचानक से बढ़ गई हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, लोग चूंकि धार्मिक आस्थाओं का ये देश है और लगातार लोग इस संस्कृति में आगे बढ़े हैं, तो अब हमारी जो संस्कृति है, जो यहाँ के धार्मिक क्रियाकलाप हैं, कार्यक्रम हैं, वो हो रहे हैं लोगों में, लेकिन किसी को अगर इसमें परेशानी हो तो वो नहीं, लोग उसमें आपको नहीं लगता कुछ फोर्सेस ऐसी हैं जो काम कर रही हैं, जो जानबूझकर इन चीजों को चिंगारी देती हैं? नहीं, हमारे राज्य में तो देखिए सब जगह शांति है। सब लोग आपस में एक दूसरे के साथ सभी त्योहार मनाते हैं, मिलजुल कर मनाते हैं और कहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं मैं है। आपसे पूछा था चुनौतियां क्या हैं इस बार आपकी, और पिछले कार्यकाल से इस बार चुनौतियां ज्यादा हैं या फिर आपको लगता है कि ये वक्त है अब 2024 पर फोकस करने का कि कैसे 2024 में उत्तराखंड में सबसे ज्यादा सीटें उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने हमारे प्रधानमंत्री जी के जो काम हैं, उनकी द्वारा किए हुए कार्यक्रम हैं, आई हुई नीतियां हैं, उन सब पर मोहर लगाई और हमको सेवा करने का अवसर दिया। तो निश्चित रूप से हमारे सामने उनकी अपेक्षाओं पर, उनकी आशाओं पर और उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने का एक चुनौती है। उसमें हर उत्तराखंड वासी अपना योगदान देगा और सब लोग मिलकर आगे बढ़ेंगे। वैसे भी हम लोग हमेशा देश के साथ चलने वाले लोग हैं। उत्तराखंड हमेशा देश के साथ चलता है और आज देश माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दुनिया का सिरमौर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। पूरी दुनिया आज भारत का लोहा मान रही है और एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो संकल्प है वो लगातार आगे बढ़ रहा है। उसको बढ़ाने में उत्तराखंड भी अपना योगदान देगा। तो कितनी सीटें जीतने जा रहे हैं इस बार आप 2024 में, क्या टारगेट है? देखिए, 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हुए थे, उनका नाम आया था, तो उत्तराखंड के लोगों ने 500 सीटें यहाँ से जिताकर भेजी थी। 2019 में उससे बड़ी जीत हुई थी, यानी कि 2014 का रिकॉर्ड टूटा था और 2024 में 2019 का भी रिकॉर्ड टूटेगा। और देवभूमि की जनता, सीटें कितनी धामी जी? 5 की 5 सीटें यहाँ से पूरी 5 सीटें जाएंगी। फुल कॉन्फिडेंस है आपको? पूरा देवभूमि की जनता हमको आशीर्वाद देगी और माननीय प्रधानमंत्री जी का तो यहाँ से विशेष लगाव है उत्तराखंड से, और उत्तराखंड के लोग भी उनको अपना मानते हैं। उनके अत्यधिक प्रेम के कारण से ही तो इस बार फिर से उत्तराखंड में एक नया इतिहास बना कि कोई सरकार दोबारा से आई और किसी पार्टी को लगातार सेवा करने का अवसर मिला है। चलिए, इसी आपकी बात के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे सभी मुद्दों पर बेबाक तरीके से राय रखने का। तो ये थे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जी आज तक के साथ खास बातचीत में। बाकी तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।